नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9.15 यूज द मिरर इक्वेशन टू डिड्यूस एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन f and 2f ऑफ अ कनकेव मिरर प्रोड्यूस अ रियल इमेज बियॉन्ड 2f। देखो बेटा, अगर मैं सिंपल सी बात करूं, f और 2f के बीच में ये कनकेव मिरर है, ये है आपका f, ये है 2f, ठीक है, या c कह लो आप इसको। इनके बीच में अगर मैं ऑब्जेक्ट रखता हूं तो मुझे इमेज जो मिलती है वो पीछे मिलती है, रियल, इन्वर्टेड और लार्ज, ठीक है। ये तो था इसका रे डायग्राम। वो कह रहा है इक्वेशन का यूज़ करो आप मिरर फॉर्मूला की, और मिरर फॉर्मूला की इक्वेशन क्या है? वन अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। रुको, लेंस है, ये मिरर है, तो मिरर में 1/v प्लस 1/u, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो फोकल लेंथ से बड़ा है, एक मिनट रुको, f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट, f और 2f के बीच में, 2f से छोटा है, f से बड़ा है ना। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको यहाँ पे कि कॉनकेव मिरर के लिए आपका फोकस नेगेटिव होता है, आपका u नेगेटिव होता है, आपका 2f यानी कि r ये भी नेगेटिव होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया फोकस नेगेटिव है, मतलब 0 से छोटा है, फोकस 0 से छोटा है, u वो भी नेगेटिव है, वो भी 0 से छोटा है, ठीक है। दोनों मिरर के लेफ्ट साइड पे बनते हैं, है ना। तो अगर दोनों छोटे हैं तो ये दोनों की दोनों नेगेटिव वैल्यू है, तो u जो 2f से छोटा है, नेगेटिव साइन की वजह से, साइन कन्वेंशन की वजह से वो ऐसा दिखाई देगा। अगर हम पोजीशन की बात करें तो वो ऐसा है, 2f और f के बीच में, है ना। अप्लाई साइन कन्वेंशन, सब चीज़ें नेगेटिव हैं, तो ये हो जाएगा 2f u 1f। तो साइन कन्वेंशन की वजह से ये 2f और f के बीच में आ रहा है u, ठीक है। ये बात समझ आई? आगे चलते हैं। तो 2f लेस देन u लेस देन f, इस इक्वेशन का इन्वर्स कर रहा हूँ मैं, 1/2f, इन्वर्स किया, साइन उल्टे हो गए, ठीक है। ये साइन भी इन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब 1/2f ग्रेटर देन 1/u, 1/u ग्रेटर देन 1/f, ये दो इक्वेशन आ गई, ठीक है। नेगेटिव साइन ले लो तीनों पे, -1/2f, साइन उल्टा -1/u -1/f, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए v, आना अपनी पहली इक्वेशन पे, ये इस पे, जिसका यूज़ करके ये न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ से 1/v कैसे आएगा? इस इक्वेशन से 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। इस इक्वेशन को लाने के लिए मैंने
जो अभी इक्वेशन बनाई थी उसमें 1/f ऐड कर दिया, इसमें भी और इसमें भी। ये इक्वेशन ए है, ऐड 1/f इन इक्वेशन ए। तो 1/f माइनस 1/2f, 1/f माइनस 1/u, 1/f माइनस 1/f। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया वो आया 1/2f। 1/f में से माइनस 1/2f करूँगा तो 1/f बचेगा। ये आया 1/v और ये आया आपका 0। ठीक, अब यहाँ से v क्या आया आपका, दैट इज v नेगेटिव है यानी कि रियल है, और 2f से बियॉन्ड 2f है। 2f। अब फिर आप पूछोगे कि भैया इस रिलेशन के हिसाब से तो v छोटा है 2f से। मैंने क्या बताया था, ये सारा का सारा जो आपका ये वाली इक्वेशन चल रही है ये नेगेटिव साइन में चल रही है कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है, तो 2f की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव है, v की वैल्यू नहीं, रुको, v की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव है 2f से, ज़्यादा नेगेटिव है इसलिए वैल्यू छोटी है, और ज़्यादा नेगेटिव मतलब बियॉन्ड 2f। तो ये जो आपका इमेज है ये बनेगा बियॉन्ड 2f और नेगेटिव बनेगा इसलिए रियल है। तो इसने दो चीज़ें पूछी थी मुझसे, क्या मेरा काम हो गया? कॉनकेव मिरर के लिए f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट को रखने पर रियल इमेज बनती है। हाँ, नेगेटिव साइन है तो रियल इमेज है, बियॉन्ड 2f बनती है, हाँ वही बता दिया हमने। तो ये काम तो हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज इंडिपेंडेंट। अब बातें ध्यान देना, देखो बी पार्ट, मिरर कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकस आपका पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है ऑब्जेक्ट के साथ तो, और रेडियस भी आपका पॉजिटिव, रेडियस या 2f वो भी आपका पॉजिटिव। ठीक है, आपको बताना है कि इमेज वर्चुअल बनेगी तो क्या करें। इमेज वर्चुअल बताने के लिए क्या करें, देखो f पॉजिटिव है इसका मतलब f 0 से बड़ा है, u नेगेटिव है। ठीक है, और हमारा फॉर्मूला क्या था, 1/v हमने क्या निकाला था, 1/f माइनस 1/u। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से देखूँ 1/f माइनस 1/u, अगर 1/f बड़ा है 1/u से तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/v पॉजिटिव आएगा। ठीक है, 1/f बड़ा है 1/u से तो 1/v पॉजिटिव आएगा। अभी हमने बताया आपको कि f तो आपका पॉजिटिव है और u नेगेटिव है, तो 1/f 1/u से बड़ा हो गया। v 0 से बड़ा हो गया, 1/v पॉजिटिव है तो v भी पॉजिटिव होगा। तो इमेज जो आपकी बनेगी वो मिरर के पीछे बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। इसलिए
इमेज जो होगी आपकी वो बिहाइंड मिरर बनेगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। ठीक है, ध्यान क्या देना है आपको, फोकस इसमें 0 से बड़ा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसमें 0 से छोटा है। ठीक है, 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u का फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, तो 1/v आपका ऑलवेज पॉजिटिव आता है। देखो भैया, अगर मैं यहाँ पे सिंपल सी चीज़ लिखूँ कि यहाँ एक पॉजिटिव चीज़ है और यहाँ एक नेगेटिव चीज़ है, तो नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव। 1/पॉजिटिव प्लस 1/पॉजिटिव, 1/पॉजिटिव पॉजिटिव है प्लस पॉजिटिव है, तो आंसर क्या आएगा। ठीक है, कंसेप्ट बन गया। आगे देखो, सी पार्ट इसका, द वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, फिर से कॉन्वेक्स मिरर की बात चल रही है, इज ऑलवेज डिमिनिश्ड इन साइज, साइज में छोटी होती है, साइज मतलब हाइट की बात करनी पड़ेगी, इज लोकेटेड बिटवीन फोकस एंड पोल, और पोल और फोकस के बीच में आती है। ठीक है, इमेज जो बनती है कॉन्वेक्स में, बात किसकी कर रहे हैं हम, कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर के लिए फिर से आपका एफ पॉजिटिव होता है, बोलो, कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपका एफ पॉजिटिव होता है, यू नेगेटिव होता है। एफ जो होता है 0 से बड़ा होता है, यू जो होता है वो 0 से छोटा होता है। फिर वही फॉर्मूला लगाया, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, यानी कि 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। ठीक है, इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करो। अब अगर मैं यहाँ पे u की कोई भी वैल्यू रखूँ, कोई नेगेटिव वैल्यू 5, 10, 15, 20, 25, वो कुछ ना कुछ ऐड ही होगी उसमें। ठीक है, तो इसमें ये आपको पता चल रहा है कि जो 1/v है वो 1/f से बड़ा है। क्यों? क्योंकि f में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। इस चीज़ को देखो, ये पॉजिटिव है, एडिटिव है, ये एक एडिटिव क्वांटिटी है, यहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट आएगा जो ऐड होगा 1/f में। तो 1/v की वैल्यू 1/f से बड़ी ही है, और अगर ऐसा है तो v छोटा है f से। ठीक है, अगर v f से छोटा है तो ये वाली बात तो हमारी प्रूफ हो गई, दैट इज image is formed between pole and f। इमेज पोल और f के बीच में बनेगी। ठीक है, f से पहले बनेगी, फोकस से पहले बनेगी। ठीक है, v छोटा है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, v/u, मैग्निफिकेशन है आपका v/u, v स्मॉल है तो साइज भी कम होगा, v u से छोटा है तो इमेज ऑफ साइज, वो इमेज का साइज, एक मिनट रुको, साइज ऑफ इमेज स्मॉल होगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से, HI छोटा होगा HO से,
ये कहाँ से एक्सप्रेशन आया? मैग्नीफिकेशन से। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है m=v/u और hi/ho। तो ये एक्सप्रेशन बनकर आया आपका। ठीक है, ये था सी पार्ट। एक और पार्ट है इसका, उसको और देखो। डी पार्ट, an object placed between pole and focus of concave mirror produce a virtual and enlargement। देखो, अगर आप कॉन्केव मिरर के पोल और फोकस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखते हो तो उसकी इमेज लार्ज बनती, सीधी इरेक्ट बनती है, ठीक है, और वर्चुअल बनती है। इसको समझाओ। ठीक है, समझाते हैं। पहले कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर का मतलब क्या है? कॉन्केव मिरर का मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव है। यू तो नेगेटिव होता ही है, ठीक है। तो फोकल लेंथ 0 से छोटी, यू भी 0 से छोटा, फिर वही हमने फॉर्मूला लगाया और हमें क्वेश्चन में दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोकल लेंथ यू से छोटा है, नेगेटिव साइन में यू से छोटा है, तो 1/f यू से बड़ा हो गया, ठीक है। अगर मैं इस 1/u को उठा के उधर ले जाऊं तो 1/f माइनस 1/u 0 से बड़ा हो जाएगा, यानी कि 1/v 0 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। दैट इज v ज़ीरो से बड़ा, 1/v पॉजिटिव हो जाएगा, इसको 0 से बड़ा लिख देना एक बारी, हाँ। दैट इज v आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल होगी। इमेज वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है। अब अगर मैं हाइट की बात करूं तो वो कैसे पता लगेगा, किसकी हाइट कैसे होगी? देखो भाई, अगर मैं 1/v देखता हूं ऊपर वाले केस से, तो 1/v 1/u के मैग्नीट्यूड से बड़ा है, मतलब v जो है वो u के मैग्नीट्यूड से छोटा है। तो hi जो है, सिंबल गलत बनाती है, वो ho से बड़ा होगा, ठीक है। इसको नहीं भी समझाओगे तो काम चलेगा। तो ये था इसका डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 15 के 4 पार्ट थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, a small pin fixed on a table top is viewed from above from a distance 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई से एक पिन को जो आपने रखा है, फिक्स किया है टेबल के टॉप पे, उसको देखते हो, ठीक है। तो आपकी हाइट कितनी? 50 सेंटीमीटर। बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द पिन अपीयर टू बी रेज्ड इफ it is viewed from the same point through a 15 centimeter thick glass slab held parallel to the table। ठीक है जी, तो ये है आपका केस। क्वेश्चन नंबर 16, ये एक टेबल है, उस पर एक पिन पड़ी है,
जिसको आप देखते हो ऊपर से, ठीक है। अब जब आप इसको ऊपर से देखते हो तो आपकी और पिन के बीच का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर रखा गया है, ठीक है। अब वो कहता है सेम केस है, सारा केस सेम है, बस हमने बीच में एक स्लैब और इंट्रोड्यूस कर दी है। पंद्रह सेंटीमीटर की स्लैब, तो वो 15 सेंटीमीटर की स्लैब उसको कितना उठा देगी, एक बार मैं फिर भी देख लूँ कुछ गलत तो नहीं पड़ा। हाँ, 15 सेंटीमीटर थिक स्लैब रखी है हमने, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या 1.5, ठीक है। जो 35 सेंटीमीटर वो तो एज इट इज़ है, उसको मारो गोली। ये जो 15 सेंटीमीटर की स्लैब है ना, ये रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ वाला काम करेगी। ये पिन है, इसके ऊपर स्लैब है, ये पिन यहाँ ना दिखकर स्लैब में थोड़ा सा उठ के दिखेगी, उसे हम कहेंगे एपरेंट डेप्थ, और ये है उसकी रियल डेप्थ, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपेरेंट डेप्थ। तो यहां से आपकी अपेरेंट डेप्थ कितनी हो जाएगी, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एन। रियल डेप्थ कितनी है 15 सेंटीमीटर और म्यू कितना है 1.5। तो जो डेप्थ आपको अपीयर हो रही है वो हो जाएगी 15 डिवाइडेड बाय 1.5, हो ही गया सॉल्व वैसे, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर तो ये दिख रही है और 35 सेंटीमीटर तो एज इट इज़ पड़ा है। सो न्यू डिस्टेंस जो अपीयर हो रहा है वो कितना होगा, 10 सेंटीमीटर प्लस 35 सेंटीमीटर यानी कि 45 सेंटीमीटर। पहले ये कितना दिख रहा था 50 सेंटीमीटर, अब ये डिस्टेंस कितना दिख रहा है 45 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि जो 15 सेंटीमीटर की स्लैब आई उसने रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में 5 सेंटीमीटर का गैप ला दिया, ठीक है। तो ये कंसेप्ट रियल डेप्थ वाला है। अगला, ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, 17वां क्वेश्चन। दो पार्ट हैं इसके। पहला पार्ट, ये फिगर दे रखी है आपको, ये ऑप्टिकल फाइबर है, मैं आपको इसको समझा देता हूँ। इसमें एक बाहर मीडियम होता है, एक अंदर मीडियम होता है। अंदर डेंसर मीडियम होता है, बाहर रेयर मीडियम होता है, ठीक है। दूसरी बात, जो बाहर का मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है क्वेश्चन में, अंदर का मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है क्वेश्चन में। कितना है मैं देख लेता हूँ, 1.68 और आउटर कवरिंग है 1.44। तो आउटर कवरिंग जिसे हम क्लैडिंग कहते हैं वो है, मैं इसको लोअर मीडियम कह रहा हूँ 1.44 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हायर मीडियम 1.68, ठीक है। अंदर से बाहर जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बनेगा, हायर टू लोअर, वो बनेगा लोअर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय हायर का, यानी कि 1.44 डिवाइडेड बाय 1.68, ठीक है। अब जो आपके पास चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है वो है 1.44 डिवाइडेड बाय 1.68, ठीक, ये बात ठीक है। अभी हमने यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चेंज देखा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंज के बाद वो आपसे मांग क्या रहा है, वो कह रहा है कि भैया एक तो क्रिटिकल एंगल निकालो, एक तो क्रिटिकल एंगल निकालो। ये है आपका क्रिटिकल एंगल, सारे बच्चे ध्यान देंगे। ये आई डैश कैसे निकालूंगा मैं, म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर, ठीक है। डेंसर से रेयर में जा रहा होता है तो साइन आर बाय साइन आई हो जाता है। क्रिटिकल एंगल के लिए हम 1 बाय साइन आई सी ले लेते हैं।
और साइन आई सी क्या बन जाएगा यहाँ से आपका 1/√2i। ठीक है, सॉल्व कर लेना, इसकी वैल्यू यहाँ रख देना। उसके बाद आपके पास आई सी आ चुका है, ये क्रिटिकल एंगल आई सी आ चुका है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे आई निकालना है। ये आई निकालने के लिए मुझे आर पता करना है। आर पता करने के लिए मैं ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाऊंगा जिसमें 3 एंगल का सम 180 होता है। देखो, एज आई सी प्लस आर प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो यहां से आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। यहां तक आर की वैल्यू आ गई, नई चीज। क्या आप ये लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर जो था आपका 1.68 इज इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर, स्नेल्स लॉ। आर है हमारे पास, आई नहीं है, तो साइन आई कितना आ जाएगा 1.68 मल्टीप्लाई बाय साइन आर। आर की वैल्यू हमने पीछे निकाली है। ठीक है, तो यहाँ से आई की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स, जो भी आप यहाँ सॉल्व करके रखोगे। तो ये वाला पार्ट हो गया इसका। इसका बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट में कहता है अगर आउटर कवरिंग पाइप की ना हो तो, ये देखो, व्हाट इज द आंसर इफ देर इज नो आउटर कवरिंग ऑफ पाइप, यानी कि म्यू एल। अच्छा, अगर आउटर कवरिंग नहीं हुई तो हवा तो होगी, म्यू एल म्यू एयर बन जाएगा 1, तो म्यू हाई 1.68, ये पूरा रहेगा। फिर से आप निकालोगे म्यू हाई इज इक्वल्स टू 1/sin आई सी, तो 1/sin आई सी में साइन आई सी क्या आएगा 1/ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हाई। ठीक है, यहाँ से आपके पास आई सी की वैल्यू आएगी और पूरा क्वेश्चन आप रिपीट कर दोगे। ठीक है, करवाऊँ या समझ गए? ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 17। आगे चलते हैं। ठीक है, अब बारी आती है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9.18। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए, यू हैव लर्न दैट प्लेन एंड कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कैन दे प्रोड्यूस रियल इमेज? अंडर सम सर्कमस्टांसेस एक्सप्लेन। हाँ, एक आंसर होगा अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो तो, इफ द ऑब्जेक्ट इज virtual, that is light rays converging at a point। ऐसा अभी हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन करा भी था, 8 क्वेश्चन converging at a point behind the mirror और लेंस, दोनों में काम करता है। ठीक है, प्लेन मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो या लेंस हो। तो अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हुआ तो इमेज रियल मिलेगी, ऑब्जेक्ट वर्चुअल हुआ तो इमेज रियल मिलेगी। बी पॉइंट। अ वर्चुअल इमेज वी ऑलवेज से कैन नॉट बी कॉट ऑन स्क्रीन। भाई वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे कॉट नहीं की जा सकती येट। व्हेन वी सी अ वर्चुअल इमेज वी आर ऑब्वियसली ब्रिंगिंग इट ऑन द स्क्रीन, यानी कि हमारा रेटिना। तो इज देयर अ कंट्राडिक्शन? क्या यहाँ कुछ गड़बड़ है? नहीं भाई नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। होता क्या है, मान लो कोई वर्चुअल इमेज है, ये आपकी वर्चुअल इमेज है,
ये वर्चुअल इमेज हमारी आई लेंस के लिए रियल है, ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट जब लेंस पे पड़ेगा तो हमारा लेंस इसे कन्वर्ज कर देगा और स्क्रीन पे उतारेगा, रेटिना पे। तो जो इमेज वर्चुअल होती है उसका मतलब ये है कि वो डाइवर्ज हो रही होती है, लेकिन हमारा लेंस तो कन्वर्जिंग है, वो उसको रेटिना पे कन्वर्ट कर देता है, उसे रियल इमेज बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या क्या चीज़ें ध्यान देंगे। अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रे डाइवर्ज। when light rays diverge या diverging, the convex lens या हमारा आई लेंस causes these diverging rays to converge at retina। ठीक है, in this case virtual image is taken as object for eye lens and gives us a real image। ठीक, कौन सा पार्ट था ये? बी पार्ट। अब ज़रा ध्यान दो सी पार्ट पे। सी पार्ट क्या कहता है? अ डाइवर अंडर द वाटर, ये अच्छा क्वेश्चन है। लुक्स ऑब्लिकली एट अ फिशरमैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ लेक। वुड द फिशरमैन लुक टॉलर और शॉर्टर टू अ डाइवर देन वॉट ही एक्चुअली। अब मेरी बात सुनो भैया, जो ये लेक का पानी है आपका, डाइवर मैन ये रहा आपका। ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है, लेक का जो पानी है वो डेंसर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का ज़्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से। तो यहाँ पर लाइट तो अपना पाथ चेंज करेगी। ये फिशरमैन है, ये एयर में खड़ा है, कहाँ खड़ा है? हवा में। अब जब यहाँ से इससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर जाएगी डाइवर के पास, तो वो थोड़ी सी टुवर्ड्स द वाटर डेविएट होगी। ठीक है, ठीक है। अब ये बात ठीक है कि लाइट रिफ्रैक्ट करी है टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब जब ये पीछे की तरफ देखेगा, क्योंकि हमारे आँख देखती है सीधा, तो उसे लगेगा वो आदमी यहाँ है और उससे टॉलर लगेगा। ये वर्चुअल इमेज है, इसे अपीयर हो रहा है। ठीक है, फिशर मैन appear taller than its height। अपनी हाइट से बड़ा लगेगा, वो दिखेगा किसको? डाइवर को। तो यहाँ पे सुनो होना क्या चाहिए। अब मेरी बात सुनना, द एपरेंट डेप्थ ऑफ, एक मिनट ठीक है, हाँ,
तो जो भैया यहाँ पे जो फिशरमैन है वो लंबा दिख रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ है। तो पॉइंट क्या क्या ध्यान रखना है आपको? एक, रिफ्रैक्शन। दूसरा, लाइट जो मूव कर रही है जब वो रेयरर से डेंसर में जाएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, एक और पेज ले रहा हूँ मैं इसके लिए, देखो। तो आप कहोगे द डाइवर is in the water and fisherman is on ground या एयर। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर में, तो लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम फिशरमैन अच्छा, कोई सोर्स ऑफ लाइट होगा जिससे लाइट आएगी और पड़ेगी फिशरमैन पे और फिशरमैन के से टकराकर पानी में जाएगी। फिशरमैन रिफ्रैक्ट फ्रॉम वाटर सरफेस एंड बेंट टूवर्ड्स द नॉर्मल, जैसा फिगर में दिखाया है। ठीक है, ड्यू टू दिस fisherman will appear to be taller। ठीक है, बड़ा दिखाई देगा फिशरमैन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। डज द अपरेंट डेप्थ ऑफ टैंक ऑफ वाटर चेंज इफ व्यूड ऑब्लिकली? हाँ जी। इफ सो डज द अपरेंट डेप्थ इंक्रीज और डिक्रीज? अपरेंट डेप्थ या अपरेंट डेप्थ डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो हम बोलेंगे द अपैरेंट डेप्थ ऑफ अ टैंक ऑफ वाटर चेंजेस when viewed obliquely, because light band on traveling from one medium to another। तो जो अपेरेंट डेप्थ होगी वो कम दिखाई देगी एंड अपेरेंट डेप्थ ऑफ टैंक is less than normal depth।
ठीक है, एक पॉइंट और देखते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, हम जानते हैं ये, जो कि बहुत ज़्यादा है, इज़ ग्रेटर देन ऑर्डिनरी ग्लास 1.5, ठीक है। इज दिस फैक्ट ऑफ सम यूज टू अ डायमंड कटर। भैया डायमंड कटर में हम देखते क्या है, डायमंड ग्लास को कट करने के काम आता है, ठीक है। तो एक बात तो ये हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का ज़्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से, दैट इज डायमंड इज मोर डेंसर देन ग्लास, ठीक है। उससे ज़्यादा डेंस है, हार्डर है, तो उसको कट करने में हेल्प करेगा। और दूसरा रिफ्रैक्टिव जो क्रिटिकल एंगल होगा डायमंड का, वो कम होगा ग्लास से। क्यों? क्योंकि साइन आईसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, है ना। तो यहाँ से क्या पता चलता है, इसका यूज़ करेगा वो और डायमंड को कट करने में वो हेल्प करेगा। तो डायमंड कटर दो बातों का यूज़ करेगा, एक क्रिटिकल एंगल कम है डायमंड का, दूसरा डायमंड ज़्यादा डेंसर है ग्लास से, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द इमेज ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब फिक्स्ड ऑन द वॉल ऑफ अ रूम इज टू बी ऑब्टेन ऑन द ऑपोजिट वॉल 3 मीटर अवे, ठीक है। आंसर देखो, कहता है एक यहाँ पर बल्ब लगा है, वो ऑपोजिट वॉल पे अपनी इमेज बनाता है, और दोनों वॉल के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर। कितना डिस्टेंस है, 3 मीटर। तो कहता है, और बीच में मैंने एक लार्ज कॉन्वेक्स मिरर लगाया उसने, ऑब्टेन ऑन ऑपोजिट वॉल 3 मीटर अवे बाय मीन्स ऑफ अ लार्ज कॉन्वेक्स लेंस। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल फोकल लेंथ ऑफ लेंस रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। मैक्सिमम फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए। अच्छा एक चीज़ सोचो, अगर मैं ये कहूँ कि ये और ये दोनों सेम है, ठीक है, तो ये होगा आपका 2f, ये होगा आपका 2f, ठीक है। तो इसकी इमेज बनेगी यहाँ पे। अगर इस केस से देखूँ तो आपको दिख रहा है 4f इज इक्वल्स टू 3 मीटर। f क्या आ गया, 3/4, यानी कि 0.75 मीटर। यह आपका लेंस है बीच में, देख लो कहीं बाद में को भैया बीच में क्या था। ये लेंस है, वो यहाँ रखे एक ऑब्जेक्ट की इमेज इस दीवार पे बना रहा है। तो वो कह रहा है मैक्सिमम फोकल लेंथ क्या हो सकती है उस लेंस की, ठीक है। तो इसके लिए हम ये चीज़ लिखते हैं, एक रियल इमेज ऑब्टेन करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है। ये एनसीईआरटी नहीं लिख रखा है, फॉर अ रियल इमेज टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस, when distance between object and image is fixed, should be
एफ लेस देन इक्वल्स टू डी बाय 4। तो आपका जो डी है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4f होना चाहिए। ठीक है, d क्या है? वो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जो इस क्वेश्चन में 3 मीटर है। तो f कितना हो जाएगा? 3/4 मीटर या 0.75 मीटर इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अ स्क्रीन इज प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। एक स्क्रीन है जिसको प्लेस किया गया 90 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस एट 2 डिफरेंट लोकेशन सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9.20। ठीक है, यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस मान लो, ये आपका ऑब्जेक्ट, और यहाँ एक स्क्रीन रखी है जहाँ पे मैं इसकी इमेज ऑब्टेन करूँगा। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की। तो मैं लेंस की 2 पोजीशन रखता हूँ, एक ये, एक ये। ठीक है, और इन दोनों लेंस की पोजीशन में डिस्टेंस कितना है? 20 सेंटीमीटर। ये मुझे गिवन है, चेक कर लूँ गलत बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ? 90 सेंटीमीटर, हाँ, इनकी ये दोनों पोजीशन तो 20 सेंटीमीटर के गैप पे, और टोटल डिस्टेंस 90 सेंटीमीटर है। अब मैं कहता हूं अगर पहला लेंस रखा वो x डिस्टेंस पे था, ठीक है, x डिस्टेंस पे था, तो उसकी इमेज बनी 90 माइनस एक्स में। अगर दूसरा डिस्टेंस, दूसरा जो, और ये यहाँ से अगर मैं देखूँ, मैं ये कहता हूँ अब आप एक काम करो, इस स्क्रीन को ऑब्जेक्ट मान लो और इसको भी x डिस्टेंस पे रखो, तो ऑटोमेटिकली ये भी आपका कितना हो जाएगा? 90 माइनस एक्स, है ना। मैं ये कह रहा हूँ ये जो आपके लेंस की पोजीशन है ना, जब आप लेंस की पोजीशन चेंज करो, साथ में आप ऑब्जेक्ट भी अपने हिसाब से सोच के इसको चेंज कर दो। एक बार इसे ऑब्जेक्ट मानो, एक बार इसे ऑब्जेक्ट मान लो। ठीक है, जब आप इसे ऑब्जेक्ट मानते हो, x डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखते हो, तो इमेज जो बनती है आपकी वो बनती है 19 माइनस एक्स पे। और जब आप इसे ऑब्जेक्ट मानते हो x डिस्टेंस पे, तो इमेज जो बनती है आपकी वो 19 माइनस एक्स पे बनती है। तो इस हिसाब से दोनों x हो गए। देखो, तो आप ये कह सकते हो कि 90 इज इक्वल्स टू x प्लस एक्स प्लस 20। तो यहाँ से आपको x मिल गया 70/2, यानी कि 35। तो अगर आपका u -35 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ दी है क्वेश्चन ने, फोकल लेंथ निकालनी है आपको। ठीक है, फोकल लेंथ निकालनी है। इमेज आपकी 90 माइनस एक्स यानी कि 55 सेंटीमीटर है। तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो आप, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। फोकस आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। डिटरमाइन द इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 lenses in exercise 9.10 if they are placed 8 centimeter apart with their principal axis coincides. ठीक है, does the answer depend on which side of combination a beam of parallel light incident? तो भैया यहाँ जो एक्सरसाइज 9.10 थी उसमें फोकस या फोकल लेंथ क्या क्या दी हुई थी हमारे को, उस पर ध्यान दो। इसमें 2 फोकस दिए थे हमें, 2 लेंस दिए थे, लेंस 1 लेंस 2।
ठीक है। तो पहला था आपका कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा था कॉनकेव लेंस, ठीक है। जो कॉन्वेक्स लेंस था उसकी फोकल लेंथ थी 30 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे, एक मिनट रुको, जगह बना दूँ मैं। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि F1 था प्लस 30 सेंटीमीटर और दूसरे की फोकल लेंथ दी थी आपको 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में हमें फोकल लेंथ मिल गई, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है, वो ऐसे लिख देता है कि भाई उस एक्सरसाइज में देखो, ये हमें गिवन है। और उनके बीच का डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर। तो वो पहले तो कहता है कि आप पहले लगाओ कॉन्वेक्स लेंस, फिर लगाओ कॉनकेव लेंस, जिनके बीच का डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर। और पैरेलल बीम्स आ रही हैं यहाँ पे। अगर पैरेलल बीम आएगी तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। ये डिस्टेंस ज़्यादा कर दिया, 8 सेंटीमीटर, रुको। चलो छोड़ो। फोकस का मतलब क्या? 30 सेंटीमीटर। तो इमेज तो बननी चाहिए 30 सेंटीमीटर पे, यानी कि 8 पार कर जाएगी। ठीक है, ये कहीं यहाँ बनेगी। ठीक है, अब मैं इस केस को ले रहा हूँ यहाँ पे इमेज निकालने के लिए। तो फॉर लेंस 1 अपॉन F1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन U1 प्लस 1 अपॉन V1। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा V1 आया है, क्योंकि आपका U1 इन्फिनिटी है, पैरेलल बीम, तो V1 क्या आ जाएगा? F के इक्वल, यानी कि 30 सेंटीमीटर। फॉर लेंस 2 फोकस नेगेटिव है, याद रखना, -20 सेंटीमीटर। जो V है वो कैसे निकालेंगे? वो निकालने के लिए पहले आपके पास होना चाहिए U। U2 क्या है आपका? U2 है V1 माइनस 8 सेंटीमीटर, यानी कि 30 माइनस 8 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर। ठीक है, पॉजिटिव में ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जनरली पॉजिटिव में नहीं होता। अब इसके बाद V2 निकालो, फॉर्मूला वही लगाओ, 1 अपॉन F2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन V2 माइनस 1 अपॉन U2। ठीक है, तो 1 अपॉन V2 कितना आ गया? 1 अपॉन F2 प्लस 1 अपॉन U2। वैल्यू पुट करी, F2 है -20, U अभी बताया 22। इसको सॉल्व करेंगे तो V2 आ जाएगा -220। ठीक है, याद है मेरे को पहले से, इसलिए लिख दिया। अब तो जो पैरेलल बीम है वो कहाँ पर मिलेंगी? पैरेलल बीम will appear to diverge 220 माइनस हाफ ऑफ द डिस्टेंस जो भी था आपका 8 सेंटीमीटर। $216 पे।
ठीक है, यहाँ हमने वो जो 8 सेंटीमीटर था उसका सेंटर लिया और उसको ऐड कर दिया। ठीक है, अब बात आती है, अगर मैं इस केस को उल्टा कर देता हूँ, यानी कि पहले लेता हूँ मैं आपका कनकेव मिरर और बाद में लेता हूँ कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स लेंस। ये है आपका कॉनकेव लेंस, ये है कॉन्वेक्स लेंस। तो क्या अब कोई चेंज आएगा? उसने कहा है अगर मैं पैरेलल बीम के सामने इनको बदल दूं तो क्या कोई चेंज आएगा? देखते हैं। अब फोकस क्या है आपका? ये तो 80 सेंटीमीटर है, अब भी फोकस है -20। ठीक है, फोकस है आपका -20, f1 है -20, पैरेलल बीम है इसलिए जो v1 होगा वो फोकस पे ही बनेगा। ठीक है, अब u2 क्या होगा? -20 प्लस 8 -28। अब देखो ऑब्जेक्ट एक तो नेगेटिव हो गया, ये चेंज आ गया, और ऑब्जेक्ट में जो पहले हमारी वैल्यू थी वो 30 माइनस कहाँ गया? 30 माइनस 8 की थी, 22 आई थी, अब 28 आई है। तो चेंज तो आ चुका है, तो आंसर में भी चेंज आएगा। ठीक है, तो अब आपका फॉर्मूला लगेगा 1/f2 इज इक्वल्स टू 1/v2 माइनस 1/u2, 1/v2 इज इक्वल्स टू 1/f2 प्लस 1/u2। वैल्यू पुट करेंगे, f2 कितना है? 30 प्लस का, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है ना, सेकंड लेंस, फॉर सेकंड लेंस f2 है आपका 30, u2 -28, तो आपका v2 सॉल्व होके क्या आया? -420। फिर वही सेंटर से अगर चेंज देखेंगे तो कितना आएगा आपका? 420 माइनस 8/2, 416 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डाइवर्जन जो अपीयर हुआ वो कितना हुआ? इसमें 416 और पहले वाले में कितना हुआ था? 216। तो डिफरेंस आया है। अगर हम लेंस के अरेंजमेंट को चेंज करते हैं तो इफेक्टिव फोकल लेंथ पे असर आता है। ठीक है, आ जाओ, अब अगली चीज़ आती है अच्छा ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं सेकंड पार्ट की। एक मिनट रुको यार, सेकंड पार्ट है भी। हाँ, एन ऑब्जेक्ट 1.5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड ऑन साइड ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इन द अरेंजमेंट अबव। ठीक है, अब आपको यू दिया है 1.5 सेंटीमीटर, हाइट दी है ऑब्जेक्ट की 1.5 सेंटीमीटर, उसको प्लेस किया गया है कॉन्वेक्स लेंस के पास। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द कॉन्वेक्स लेंस इज 40 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय टू लेंस सिस्टम एंड द साइज ऑफ इमेज। ठीक है जी, क्या करेंगे अब हम? केस है ये रहा आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये रहा आपका कॉनकेव लेंस। डिस्टेंस अब भी पिछले वाला 8 सेंटीमीटर है। ये ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट दी हुई है और इसका डिस्टेंस भी दिया हुआ है, देखना पड़ेगा।
1.5 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। मैं लिख देता हूँ नीचे, रुको। HO 1.5 सेंटीमीटर, U 40 सेंटीमीटर, U1 बोल दो इसको आप, ठीक है। अब F1 कितना है, +30, V आ जाएगा 1/F1 = 1/V1 - 1/U1। तो यहाँ से V1 आ जाएगा, मैग्नीफिकेशन अभी नहीं निकालते, रुको, V1 आ जाएगा यहाँ से। अब इसके बाद बारी आती है लेंस 2 की। ऑब्जेक्ट क्या होगा, U2। जो V1 आया है उसमें से 8 सेंटीमीटर माइनस कर दो, U2 आ जाएगा 1/F2 = 1/V2 - 1/U2, ठीक है। यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी V2 की। F2 है आपके पास, हाँ, -20 सेंटीमीटर। पीछे वाले क्वेश्चन से, पीछे वाले पार्ट से वैल्यू उठा ली। अब यहाँ से V2 आ गया, V2 मतलब फाइनल इमेज। अब मैग्नीफिकेशन क्या होगी, फाइनल इमेज और इनिशियल ऑब्जेक्ट HI/HO। तो हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी यहाँ से V2/U1 मल्टीप्लाई में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एट व्हाट एंगल should a ray of light be incident on the face of prism of refracting angle 60 so that it just suffer a total internal reflection, ठीक है, at other face, ठीक है। The refractive index of the material is 1.524। भाई क्या रहा है, कहता है एक प्रिज्म लो, और उस पर एक लाइट को इंसिडेंट करो, और ये बताओ कि उसको किस एंगल पे इंसिडेंट करना चाहिए, यह आय कितना होना चाहिए। अगर वो दूसरी साइड से जब निकल रही हो, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, जब वो दूसरी साइड से निकल रही हो तो वो जस्ट पास करे प्रिज्म की सरफेस से, ठीक है। तो ये तो मिल गया एंगल ऑफ इमर्जेंट E, I2 बोल लो, I1 I2 बोल लो, या I और E बोल लो। E तो मिल गया आपको 90, I मांग रहा है, ये क्रिटिकल एंगल बन गया IC, है ना, TIR वाला केस बन गया ना। तो आप कह सकते हो इसमें कि म्यू इज इक्वल्स टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N इज इक्वल्स टू 1/sin IC, कुछ और ही बन गया, हाँ, 1/sin IC। तो sin IC इज इक्वल्स टू 1/ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ से आपका IC आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इनको मिला IC आ गया, मुझे I और G है ना। एक चीज़ और दे रखी है आपको, एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री, इससे काम बन जाएगा। ये एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है आपको 60 डिग्री, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ आपका R यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस IC
इसके इक्वल है, ए के। तो यहाँ से आर कितना आ जाएगा आपका 60 माइनस आई सी, आई सी हम निकाल चुके हैं, ऊपर आर आ जाएगा आपका। ठीक है भाई, क्या चक्कर है, अगर आई आपका इंसिडेंट एंगल है, ठीक है, और आर आपका रिफ्रैक्टेड एंगल है फर्स्ट सरफेस का, आर आपका रिफ्रैक्टेड एंगल है फर्स्ट सरफेस का, तो इस केस में जो क्रिटिकल एंगल है यानी कि आई सी जो दिखाई दे रहा है आपको, ये रिफ्रैक्टेड एंगल है सेकंड सरफेस का। तो आप इसको R1 और इसको R2 कह सकते हो, बोलो। और यहाँ पर हमने यही केस लगाया, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू A, एज R1 इज इक्वल्स टू R एंड R2 इज इक्वल्स टू IC। तो ये चीज़ बन जाएगी और यहाँ से आपका R आ जाएगा। ठीक है, अभी तो R आया है, अब इसके अंदर क्या रखोगे आप, इस केस को देखो बेटा, इस केस को, ये केस साइन आई बाय साइन आर क्या होता है, म्यू, वही लिख दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर। तो साइन आई कितना आ गया आपका, जो आपको निकालना था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई में साइन आर। ठीक है, ये सारी साइन और साइन इनवर्स की वैल्यू को देखने के लिए लॉग टेबल का इस्तेमाल करो। तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट। कौन सा क्वेश्चन था, 9.22। इसके बाद के कुछ क्वेश्चन नष्ट हैं, सीधा पहुंचते हैं 29।